नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम द इंस्पिरेशन टॉक। एक ऐसा शो जो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव लाएगा, एक ऐसा शो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगा, एक ऐसा शो जो आपके अंदर एनर्जी पैदा कर देगा कुछ करने की। क्योंकि हमारे साथ इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत जुड़ेंगी जो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करेंगी कि आप जमीन से उठकर आसमान पर जाने की चाहत और उसके सपने देखने लगेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, यह हकीकत है। आज की हमारी खास मेहमान हैं उत्तराखंड की जानी मानी आईएएस अधिकारी स्वाति एस भदौरिया। आपका तारुफ उनसे करवाते हैं और हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला इतना कीमती। और स्पेशल टॉक जो शो है आपसे शुरू हुआ है और ये हम चाहते हैं कि और ऊंचाइयां छुए। और आज बात करेंगे हम तमाम मुद्दों की, तमाम ऐसे सोशल कॉज की जो स्वाति लगातार जो है कर रही हैं। और स्वाति एस भदौरिया के जो पूरा जीवन है, जो उत्तराखंड में जो 5 साल का जो कार्यकाल है, उस पर हम बात करेंगे, उनकी पढ़ाई पे बात करेंगे, उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। तो स्वाति, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जिस तरीके से गोरखपुर यानी कि नाथ नगरी से आती हैं, आप वहां की रहने वाली हैं, तो जो एक आईएएस बनने का एक सपना होता है, हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उत्तर प्रदेश के खास तौर पे, उसमें किस तरीके से आपने इसको लिया और क्या आपके घर में इस तरीके पहले से भी कोई इस प्रोफेशन में था? मैं गोरखपुर को बिलोंग करती हूँ और मेरी इनफैक्ट स्कूलिंग भी 12th तक गोरखपुर में ही हुई। और ये जो आईएएस वाला एक ड्रीम रहता है, ऑलमोस्ट काफी लोगों का रहता है मुझे लगता है, तो उसमें मुझे बचपन में एक्चुअली कई बार बारिश होती थी और हमें पता चलता था आज रेनी डे घोषित कर दिया डीएम ने। तो उस समय से ही काफी क्यूरियोसिटी रहती थी कि डीएम होता क्या है, जो टीचर से भी ऊपर होता है और जो हमारे स्कूल को बंद भी कर सकता है। तो उस समय से थोड़ी क्यूरियोसिटी शुरू हुई और फिर उसके बाद उस डायरेक्शन में भी आफ्टर ऑब्वियसली मुझे लगता है एक प्लान बी सबके लिए होना चाहिए। तो मैंने भी एक प्लान बी तो रखा, इसलिए मैं बीटेक करने के लिए गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा प्लान है वाज ऑलवेज दिस सिविल सर्विसेज। और कोई भी मेरी, जैसे आपने पूछा कोई फैमिली में पहले से है क्या, तो कोई भी हमारी फैमिली में इस तरीके का नहीं था जो भी कि इस प्रोफेशन में नहीं था, सिविल सर्विसेज में भी नहीं था, अलाइड में भी नहीं था इनफैक्ट। तो मुझे याद है गाइडेंस के लिए जब हमें लगता था, जब हम बड़े हो गए तो लगता था थोड़ा बहुत गाइडेंस भी होना चाहिए कोई ऑलरेडी। और समय इंटरनेट का उतना ज्यादा जमाना भी नहीं था कि हम लोगों ने नेट पे पढ़ लिया या किसी से ब्लॉग्स पढ़ लिए। तो उस समय मुझे याद है, मैं फादर, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों टीचिंग प्रोफेशन में, दोनों प्रोफेसर्स थे। मैं मदर हिंदी में थी और मेरे फादर लॉ में थे। तो वो हमेशा कहते थे कि अच्छा ठीक है, गाइडेंस जब चाहिए होगा तो हम लोग एक काम करेंगे, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम लोग उसके गेट पे वेट कर लेंगे, कभी ना कभी तो कोई बाहर निकलेगा ही दिन भर में, तो हम लोग उससे गाइडेंस ले लेंगे। तो एक वो था कि हमें, जैसे आपने कहा कि पहले कोई रहा नहीं है, तो एक वो एकदम नया चीज होता है और बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर मन में ये विश्वास है कि हो जाएगा तो वो हो भी जाता है। आई डोंट थिंक वो उतना मुश्किल रह जाता है अगर आपने ठान लिए तो। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से हमारे समाज में एक आईएएस का जो एक क्रेज है, यूपीएससी का और सिविल सर्विसेज का, लोगों के दिमाग में होता है एक डीएम, एक कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाखों कमाता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और तमाम तरीके की उसको सहूलियतें होती हैं। आज इन सब सवालों पे आपसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हमारी सैलरी, मेरे मदर फादर की पेंशन, केवल मदर की पेंशन या केवल फादर की अकेले की पेंशन से भी कम मेरी सैलरी है। और बिल्कुल भी हम लाखों नहीं कमाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी सैलरी में एक डिसेंट जिंदगी जी सकते हैं। और बाकी तो जो भी है वो ऑफिशियली या प्रोफेशनली जो भी हमारी गाड़ी वाड़ी ये सब तो ठीक है, ये क्योंकि हमें वर्क रिलेटेड तो चीजें मिलती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक हमारी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ बहुत हम बहुत ज्यादा कमाते हैं या कुछ भी नहीं ऐसा होता है। हमारी सैलरी बहुत ही नॉर्मल, जो एक पीएसयू वाले कमाते हैं या जो नॉर्मल लोग होती है उन्हीं के बराबर में होती है। फिर भी आई एम मतलब हैप्पी, क्योंकि इससे हमारी एक कंफर्टेबल जिंदगी जी जा सकती है इससे।
बिल्कुल, एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि एक आईएएस अधिकारी होता है, बड़ा रुतबा होता है, नीली बत्ती होती है और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद ये हासिल होता है, ये भी सच है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने गोरखपुर के जो लिटिल फ्लावर स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया। तो जो इंजीनियरिंग के दौरान आपका जो रुझान जो हुआ, उसके बाद आपकी सर्विस एक जो है बैंक में आपने जो है रिज़र्व बैंक में उसमें जॉब की। तो ये इस दौरान आपका मन कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे चेंज हुआ सिविल सर्विसेज की तरफ? मेरा मन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा मन तो ऑलरेडी हमेशा से ही था कि सिविल सर्विसेज तो ट्राई करना ही है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये इतना टफ एग्जाम होता है कि मैं ये भी बच्चों को कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ जो मुझसे पूछता है कि हम, कुछ लोग होते हैं 5 साल 6 साल तक किसी के पीछे लगे रहते हैं, वो भी मुझे कभी नहीं करना था। तो इसलिए मुझे ये जरूर था कि मेरा एक प्लान भी रेडी होना चाहिए, और अगर ये नहीं क्लियर होता है तो मैं डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में नहीं जानी चाहिए, मेरे पास एक प्लान भी तुरंत रेडी होना चाहिए जिसमें मैं एंटर कर सकूं। तो इसलिए मैंने बीटेक किया, और बीटेक के दौरान भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। इसलिए मैंने जो कैंपस ऑन कैंपस जो कंपनीज आती हैं उसमें मैंने ट्राई किया, और फर्स्ट कंपनी में हमारा हो भी गया, तो उससे एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर वो जॉब छोड़कर, मतलब ज्वाइन ही नहीं की मैंने, और रादर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरफ जी। चली गई, जिससे मुझे एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस रहता था कि ठीक है, आई एम नॉट हियर बाई चांस, रादर आई एम हियर बाई चॉइस। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, मैं, ये नहीं भी होता है तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। तो दैट इज हाउ इट वाज। 2012 में आपका सिलेक्शन हुआ और आपको मिला छत्तीसगढ़ कैडर। छत्तीसगढ़ में आपने जॉब शुरू किया और छत्तीसगढ़ के कार्यकाल में आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जो एक गांव है और डोंगर गांव और सराय याली पाली, वहां पे आपकी पोस्टिंग रही। तो जो वहां की पोस्टिंग है और जो चमोली की या उत्तराखंड की अगर हम बात करें, ये दोनों जगह, तो दोनों में कितनी समानता है और कितनी असमानता है, क्या डिफरेंसेस पाती हैं आप दोनों जगह? एक तो पहले, सबसे पहले मैं आपको काफी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आपने बहुत गहरी रिसर्च करी है, बिकॉज जनरली लोगों को छत्तीसगढ़ काडर तक तो पता होता है, लेकिन किसी को डोंगर गांव और सराय पाली की स्थिति के बारे में पता नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा काडर था, और मैं बहुत ही खुश भी थी वहां पे काम करने में, और दोनों जो भी थी वो पार्शियली नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे। तो वहां का काम करने का बहुत ही अलग अपना एक अलग ही जज्बा होता है। और फिर हम लोग जैसे जनरली सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ मतलब कि एयरपोर्ट से उतरते ही वहां बंदूकें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ इज अ वेरी वेरी पीसफुल स्टेट, और वहां मतलब जाकर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, और वहां मुझे अच्छा भी लगा काम करने में भी। और वहाँ इनफैक्ट जब प्रोबेशनर होते हैं तो बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करने का भी मन करता है। तो वहां भी हम लोगों ने काफी चिट फंड कंपनीज पे काफी रेड वगैरह करी, क्योंकि मैं रिजर्व बैंक से ही आ रही थी तुरंत तुरंत, तो मुझे भी काफी नॉलेज थी उस समय फाइनेंशियल कंपनीज और जी। ये एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके बारे में। तो हम लोगों ने काफी छापे वगैरह किए, काफी शराब की दुकानों पे भी छापा, काफी जो एक शुरू वाला माइंडसेट होता है डेफिनेटली, मतलब मैं उस वाले माइंडसेट से बहुत स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट वाले उससे काम किया, तो वो अच्छा भी था। एक शुरू में सीखने का काफी कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, एंड सिमिलर वाज द केस इन सरायपाली। और उसके बाद वहाँ के लोग भी बहुत ही सिंपल थे, कि अगर उनकी छोटी सी एक पेंशन की समस्या या छोटी छोटी समस्याएं होती थी उसको भी हम सॉल्व कर देते थे, तो वहाँ के बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करते थे। और सिमिलरली उस समय जब मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे भी मुझे अच्छा लगा। पहली पोस्टिंग मेरी मसूरी हुई जब मैं यहाँ आई, तो इस चीज में तो थोड़ा मुझे डिफरेंस लगा कि वहाँ पे जो जो ज्यादा मुझे लगता है डिसएडवांटेज जनता थी, मसूरी की जनता काफी मतलब एडवांस, काफी पढ़ी लिखी, काफी, तो उस तरीके से मुझे डिफरेंस लगा। लेकिन देवर इक्वली गुड। और यहाँ पे चमोली में भी अगेन, जब आप जितना इंटीरियर में काम करते हो उतना फिर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होता है, आपको टाइम थोड़ा उनकी समस्याओं को सुनने का, उनसे बातचीत करने का टाइम ज्यादा होता है, और आप ज्यादा गहराई में जा पाते हैं। तो फिर उसी तरह से मुझे अब चमोली में भी लगता है कि यहाँ पे लोगों, मतलब लोग बहुत सिंपल है, उनकी थोड़ी सी उनको पुश करो तो वो ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाते हैं। तो दोनों जगह मुझे इक्वली अच्छा लगा। और हम लोगों ने इनफैक्ट शुरू में सोचा भी नहीं था कि मैं उत्तराखंड आऊंगी। उस समय मुझे यही लगता था कि मुझे पहाड़ में ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैं उत्तराखंड में तो शायद काम ही ना कर पाऊँ। और लेकिन आते ही मेरी जैसी मसूरी पोस्टिंग हुई तो मैं रोज मसूरी अप डाउन करती थी। जबकि मैं लबासना में जब थी तो मैं हर बार जब भी आती थी
या जाती थी मसूरी से देहरादून, तो मेरा पक्का रहता था कि मैं वॉमिट ज़रूर करूँगी। लेकिन अब आदत हो गई, अब धीरे-धीरे यहाँ चमोली में भी हम लोग ट्रैवल कर ही लेते हैं। तो ये सब थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, और उस समय मुझे लगता था मैं छत्तीसगढ़ ही रहूँगी, मैं उत्तराखंड आने वाली नहीं हूँ। लेकिन धीरे-धीरे होते-होते फिर नितिन से हमारी शादी हो गई, फिर ये था कार्डर चेंज करना ही है, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि चलो उत्तराखंड थोड़ा घर से पास रहेगा, यूपी के पास रहेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। साथ ही एक चीज और बताइए, क्योंकि ये काफी रिसर्च की है मैंने और तमाम चीजें निकाली हैं मैंने आपके बारे में। तो जो छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आने का जो एक कैडर चेंज करने का जो पीछे जो वजह थी, वो मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं कि क्या वजह रही कि आप छत्तीसगढ़ छोड़ के उत्तराखंड आए। मैं, अगर आप इतना पर्सनल जानना चाहते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि जब हम लोग का शादी तय भी हो रहा था, तो भी मैंने 1-2 बार बात करना चाहा कि हम लोग कौन सा कार्डर करेंगे, लेकिन नितिन वाज आल्सो ओके कि चलो जो अच्छा होगा हम लोग वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अल्टीमेटली मैं उनको छत्तीसगढ़ आने के लिए कन्विंस कर ही लूंगी, बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी इन छत्तीसगढ़। तो हम लोग अल्टीमेटली शादी के बाद तक भी 1 साल बाद तक हम लोगों को दोनों को ही अपनी जगह अच्छी लगती थी, तो हम लोग इस पे डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मैंने वर्ड फाइल में एक प्रॉज एंड कॉन्स का कॉलम भी बनाया कि कहाँ पे क्या फायदे हैं, कहाँ के क्या नुकसान है। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें काफी वे डाउन होती रही। फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग 9-10 महीने, 1 साल बाद लगभग शादी के, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को अब यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा था, उत्तराखंड पास है, थोड़ा पास पास सा फील होता है, छत्तीसगढ़ थोड़ा दूर दूर सा फील होता है। तो इसलिए बस हम लोगों ने अल्टीमेटली एक भावनात्मक डिसीजन लिया, लॉजिकल बहुत ज्यादा उस पर, फिर बाद में प्रॉज एंड कॉन्स को बंद कर दिया हमने, और फिर सबको लगा कि क्लोजनेस की फीलिंग उत्तराखंड से आती है, इसलिए उत्तराखंड ही चलते, देवभूमि है, अच्छी जगह है, तो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड। हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो आईएएस महिला अधिकारी जिनसे हम बात कर रहे हैं, स्वाति एस भदौरिया, इनका पहले जो नाम था शादी से पहले वो था स्वाति श्रीवास्तव, जो स्वाति एस है, और शादी के बाद जो है स्वाति एस भदौरिया ये पूरा नाम हुआ। और आपके जो पति हैं वो भी उत्तराखंड में ही एक आईएएस अधिकारी हैं, और नितिन भदौरिया उनका नाम है, और 2011 बैच के वो आईएएस अधिकारी हैं, और तमाम जगह जो है उन्हीं के चलते जो है उत्तराखंड कैडर में जो है वापस यहाँ पे उनके साथ आए। और तो यहाँ पे ये आपका एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, और लोग भी जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें बातें जानना चाहते हैं अपने अधिकारियों के बारे में। तो जो स्वाति श्रीवास्तव और नितिन भदौरिया जी, तो ये लवासना में जो है प्रेम विवाह जो हुआ है या अरेंज मैरिज हुई है आप? नहीं, हम लोगों का बैच भी अलग था। अभी आपने बताया भी, उनका 2011 बैच था और मेरा 2012 बैच था। तो हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। वो बस क्योंकि नितिन के पेरेंट्स भी दोनों एजुकेशन लाइन में, वो भी दोनों प्रोफेसर्स हैं, मेरे भी दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर्स थे, तो समहाउ उन लोगों को पता चला होगा। तो ये प्योरली अरेंज्ड मैरिज है। मेरी मदर ने उनके मदर से बात करी, एंड उस तरीके से फिर हम लोगों ने भी फोन पे बात करी, एंड चीजें फिर हम लोग मिले, फिर फैमिली के साथ मिले वहाँ पे एक बार झांसी में हम लोग। उसके बाद हमारी वो फर्स्ट मुलाकात में ही वो हो गया था कि हाँ हाँ फाइनल है, फाइनल है। फिर भी उसके मिलने के हार्डली 15-20 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट भी हो गई, और उसके 1-1.5 महीने के अंदर हमारी 9 फरवरी को शादी भी हो गई। आई थिंक हम लोग 18 नवंबर को फर्स्ट टाइम मिले थे, 13 दिसंबर को हमारी एंगेजमेंट भी हो गई, एंड 9 फेब को हमारी शादी भी हो गई, एंड इट वाज प्योरली अरेंज्ड मैरिज। वो भले ही जैसी भी थी, मतलब ये पेरेंट्स ने डिसाइड किया था। अगर कई लोगों को लगता है इंटरकास्ट मतलब हम लोगों की लव मैरिज थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने कभी एक दूसरे का नाम सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। तो लेकिन आई थिंक अच्छा डिसीजन है जो पेरेंट्स का डिसीजन होता है, मुझे तो लगा। और अच्छा किया हम लोगों की, वो जो एक फर्स्ट क्लिक होता है, वो फर्स्ट क्लिक में चीजें अच्छी लगी, पसंद आ गई, और वो शादी भी हो गई जल्दी से। तो ये तो रही बात विवाह की और नौकरी की। अब हम जब जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपके जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उसकी तस्वीरें हम स्क्रीन पर ये साझा कर रहे हैं और इनको हम दिखाना चाहेंगे कि जो काम करने का तरीका एक महिला अधिकारी होने के नाते वो वाकई में हेड्स ऑफ है और सलाम है आपको कि आप कितनी शिद्दत के साथ जो है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि मैं भी माउंटेनियर हूँ, ट्रैकर हूँ, और अपनी नौकरी के दौरान भी मैंने केदारनाथ आपदा को कवर किया, और जिस तरीके से
जो पहाड़ों की जो जॉब है, नौकरी है, वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा जो है जिसे कहें मेहनत वाला काम है। चलना, पहाड़ों पे काम करना, अपने अधिकारियों से काम करवाना, ये बहुत ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये बताती है कि एक अधिकारी, एक महिला अधिकारी किस तरीके से लोगों के बीच में जाके उनके बीच में घुल मिल के और काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, खुद भी प्रेरित होती है, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं स्वाति, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो प्रेरणा है ये लोगों को तो आपसे मिलती है, मुझे लगता है कि आपको भी लोगों से मिलती होगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि ये लाइफ हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। जहाँ भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ 100% है कि नया सीखते हैं। और उसी तरह से मुझे लगता है कि मैं जब महिलाओं के साथ या लोगों के साथ भी मिलती हूँ तो हमें कई सारे नए आइडियाज आते हैं। और एक जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए बस काम करने वाला जो काम होता है, तो मुझे लगता है वो जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे हम पहाड़ में हो चाहे प्लेन्स में हो। बल्कि जब हम नीचे भी थे, जब मैं सीडीओ हरिद्वार थी, तब भी हमें लगता था कि चमोली में तो कोई काम ही नहीं होता होगा, या लोग 3 बजे तक घर चले जाते होंगे, इस तरीके की धारणा होती है। लेकिन मैं अभी भी आपसे जब बात हुई तो मैं तुरंत ही ऑफिस से लौट कर ही आई थी। तो आज भी मुझे लगता है कि काम अगर करने की इच्छा हो या एक जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना हो या पैशन के लिए काम करना हो, मैं ये कह लूँ, तो फिर वो काम रहता ही है हमेशा। और सीखने को भी मिलता है। इनफैक्ट आज भी मैं एक काखी गाँव गई, अभी हम लोग जोशीमठ भी आज गए थे, तो वहां पे भी महिलाओं से बात करके बहुत अच्छे आइडियाज समझ में आते हैं जो हो सकते। तो इसीलिए मतलब मुझे उनसे भी प्रेरणा उतनी मिलती है। जैसे गांव वालों ने, महिलाओं ने भी बताया कि कई बार बारिश के कारण रोड बंद हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे मेनली गाय भैंस हम लोग पालते हैं, तो यहाँ दूध सड़ने लग जाता है। तो हमें अगर वैसा कुछ पनीर बनाने का या इसका कुछ इक्विपमेंट मिल जाए तो हम लोगों का वो नहीं होगा। तो एक ये अच्छी सोच है, ये वहाँ के लोकल ट्रेडिशन से या लोकल जो विजडम होती है हम कह लें, उससे आती है। तो उससे हमें भी एक सोच की नई दिशा मिलती है। प्रोबेबली अगली बार कोई मुझे ये शिकायत करे कि हमारा दूध खराब हो जाता है, तो शायद मैं उसको भी ये सुझाव दे पाऊँ या उसके लिए भी ये काम कर पाऊँ कि ठीक है, यहाँ पे एक हमें घी बनाने या उसकी एक यूनिट खोलनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लोकल लोगों से मिलकर पता चलती है, और हमारा माइंड का होराइजन और वाइड होता जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेरणा मिलती है, और हम बताएं दर्शकों को कि जब स्वाति छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड कैडर में आई तो उपमंडल मजिस्ट्रेट मसूरी देहरादून के रूप में स्वाति का कार्यकाल बेहद सफल रहा। और उत्तराखंड के सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे स्वाति ने सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्यम के विभाग हैं वहां पे अतिरिक्त सचिव और एडिशनल सीओ के तौर पे भी रही, और उस दौरान काफी अच्छे काम किए। स्वाति, जिस तरीके से आप उत्तराखंड में ग्रामों जो उद्योग बोर्ड है वहां पे भी आप पोस्टेड रही, और आपने अपनी कार्यशैली के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। तमाम जो अधिकारी देखे जाते हैं, नौकरशाह जो हैं, वो बेसिकली अपने दफ्तरों से ही काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं से ही उनका काम रहता है। लेकिन आपकी जो तस्वीर है वो बहुत अलग है, और आप फील्ड में जाकर, आप लोगों के बीच जाकर काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। इसकी क्या वजह है? वो मैंने अभी जैसे बताया अभी कि जब गांव में जाकर हम चीजें देखते हैं तो वो ज्यादा एक कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनके घर हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो ज्यादा समझ में आती हैं। अगर हम ऑफिस में बैठकर कोई कहेगा कि हमारी रोड की बड़ी समस्या है, तो शायद हमें वो चीज समझ में ना आए। लेकिन अगर हम वहां पे, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था नया नहीं, तो मुझे याद है हमारे प्रभारी मंत्री जी थराली आने वाले थे, लेकिन वहां लैंड नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो हम लोग खुद निकले कि चलो हम ही लोग भ्रमण कर लेते हैं। वो मुझे ज्वाइन किए हुए 2-3 दिन हुआ होगा हार्डली। तो जब मैं गई, वैसे तो लग रहा था आपदा आई है, सोल घाटी में आपदा आई है थराली में, लेकिन फिर हम लोग खुद निकले तो हमने देखा लैंडस्लाइड जोन इतना बड़ा था। हम लोगों ने किसी तरह हाथ पैर पकड़ पकड़ कर वहां से क्रॉस किया, और करते करते ही मेरे ऊपर पत्थर भी आकर मेरे पैर पे गिर गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इससे रियलाइज हुआ कि हाँ, कितनी मुश्किल है। मतलब जब कोई आकर कहता है हमारे गांव में आपदा आ गई है, तो उसके पीछे ये सब चीजें वो केवल आपदा वर्ड से नहीं आ पाती हैं। वो जब तक हम खुद जाकर देखें कि कितना लंबा हमें चलना पड़ा, फिर उसमें भी बड़ी मुश्किल से तो पकड़ पकड़ कर क्रॉस किया, उसमें भी पैर पे पत्थर आकर चोट लग गई। फिर उसके बाद वापसी में, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी वहां से, फिर हम लोग उस रास्ते से नहीं लौट पाए। हम लोगों ने एक बड़ा रूट 2-2.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चलकर फिर वो रूट लिया। फिर कहाँ वहां पे बीच में लीचेस भी लग गई कुछ लोगों को, जो जोंक होते हैं। तो वो 2.5-3 घंटे जो हमने वहां पे घूमा, उससे हमें समझ में आया कि वो कोई इंसान
अगर थराली से गोपेश्वर आता है और कहता है मेरे गांव में आपदा आ गई, तो वो कितनी बड़ी समस्या बोल रहा है। उस वर्ड आपदा वर्ड में कितनी सारी चीजें छिपी हुई हैं जो अनसेड रह जाती हैं, जो हम जाए बिना नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि गाँव में जाना, वो शुरू में भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तक तो मैं शायद जान ही नहीं पाती, यहाँ नहीं आती, कि कितनी मुश्किल हो जाती है लाइफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि गाँव में जाकर हम ज़्यादा उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, और कई सारी अनकही चीज़ों को भी समझ पाते हैं। इसीलिए लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं। जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, 2018 जुलाई में आप चमोली में पोस्टेड एज़ ए कमान दी गई आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तब से आप वहाँ पे करीब 2.5 साल का आपका कार्यकाल है बतौर ज़िला अधिकारी। और एक तस्वीर में आप और दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जिसके ज़रिए आपने लोगों के बीच में और जो एक पॉजिटिव इमेज बनाई, और एक लोगों का जो सोचने का नजरिया है एक आईएएस अधिकारी के बारे में, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, उसके बारे में एक अलग नजरिया और एक अलग नजीर जो है पेश की स्वाति ने। ये तस्वीर जो है स्कूल की है, और आंगनबाड़ी स्कूल में जो स्वाति हैं उन्होंने अपने बेटे का दाखिला कराया 2 साल की उम्र में, और खुद भी जाती हैं स्कूल में। और जब गांव के जो बच्चे हैं, इस स्कूल को देखिए पहले आप, और ये जो स्कूल है उसकी जो रंगत है, अंदर का जो एक एटमॉस्फेयर है, जो स्कूल में कुर्सियां बच्चों के लिए पड़ी हैं, जो टेबल पड़ी है, वो वाकई में बता रही है। और ये सरकारी स्कूल जो आंगनबाड़ी का स्कूल है वो है। और ऐसा स्कूल मुझे नहीं लगता है कि हर जगह बच्चों को नसीब होगा। तो स्वाति, आपने क्या सोचा कि अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को आंगनबाड़ी के स्कूल में एडमिशन उसका करा दिया बच्चे का? क्या आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट था कि गांव के बच्चे भी और आगे पढ़े वहां पे, या कुछ और अवधारणा थी आपके दिमाग में? एक तो रवि जी, ये जो अभी तस्वीरें दिखाई, ये देवर खरोड़ा गांव की है। मतलब मेरा बच्चा वैसे दूसरे आंगनवाड़ी में पढ़ता है, और वो गोपेश्वर गांव में है। और उस समय तो वहां पे कुछ उतना खास नहीं था। वो हमने बच्चे को ऐसे ही, मुझे लगा कि बच्चा बाकी बच्चों के साथ रहना चाहिए, उनसे भी घुलना मिलना चाहिए, वो बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ही शुड बी ग्राउंडेड, वो जमीन पे रहना चाहिए। क्योंकि मतलब जमीन से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो रहते रहते उसको लगने लगे मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये फीलिंग बच्चों में नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को लगता है कि उसको एक आम इंसान की तरह ही जीवन जीना बहुत जरूरी है। और मुझे बिल्कुल। लगता है पर्सनली भी हम लोग भी अच्छे से अच्छी जगह भी एडजस्ट कर सकते हैं, और बुरी से बुरी जगह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो अ, अ, ये एक जमीन से जुड़ा होना, बेसिकली हमारा मेन पर्पस वो था कि सबके साथ रहेगा, सब चीजें जानेगा, दुनिया में चीजें होती कैसे हैं, क्या रहता है, ये सब चीजें देखने के लिए भी। और प्लस मुझे लगा कि इससे बाकी लोगों को भी, क्योंकि आंगनवाड़ी एक अच्छा सेंटर है, बहुत उसमें काफी अच्छे से बनाया गया सेंटर होता है। वहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशन का भी रखा जाता है, पढ़ाई लिखाई का भी रखा जाता है, और स्पेशली एक केंद्र के लिए सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ये सब कुछ रखे जाते हैं। तो और अच्छे ठीक ठाक, मतलब क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस भी किया है हरिद्वार में कई लोगों का, तो ठीक ठाक क्वालिटी के भी लोग आते हैं वहाँ पे। एटलीस्ट प्री प्राइमरी को तो पढ़ाने लायक आते ही हैं। तो इसलिए हमें भी एक बार भेजना चाहिए, और एक उसका फीडबैक भी हमें मिलेगा, प्लस बाकी बच्चे भी प्रेरित होंगे, और हमारा बच्चा भी जमीन से जुड़ा रहेगा। तो ये 2-3 हमारे रीजंस थे जिसके कारण हम लोगों ने उसको भेजना शुरू किया। तो वहाँ उसके बाद ही बल्कि मुझे ये फीडबैक के आधार पे ये आइडिया भी आया कि हमें एक आंगनबाड़ी इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जी। परफेक्ट नहीं होती है, हमें उसको बनाना पड़ता है। तो वहाँ से हमें कुछ-कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से रेगुलरली बात करते-करते, उसके फीडबैक सुनते-सुनते मुझे लगा कि हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है। तब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बेटर आंगनवाड़ीज़ फॉर चाइल्डहुड प्रोग्रेस एंड नरिशमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बचपन, BACHPAN। तो बचपन प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें हमने शुरू में बस 10 सेंटर्स लिए, तो उसका पूरा कायाकल्प करना शुरू किया, जिसमें वॉल पेंटिंग्स, उनको फर्नीचर दिए गए, और वहाँ की थोड़ी रिपेयर वर्क्स वगैरह कराए गए, ज़मीन पे भी टाइल्स लगाए गए, कारपेट्स दिए गए नए। वहाँ बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न नहीं होता था, तो वहाँ मिनी सोलर प्लांट्स लगाए गए। गैस कनेक्शन नहीं होते थे, तो गैस कनेक्शन का प्रावधान ही नहीं होता इनफैक्ट, तो वहाँ पे गैस कनेक्शन भी दिए गए। कई सारे जी। झूले दिए गए, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म दिए गए, जिससे कि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए। और मतलब बहुत सारी बुक्स, पेंटिंग्स, कुछ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी ट्रेनिंग दी गई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल में।
तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर बढ़ते-बढ़ते, क्योंकि वो मॉडल एक जगह सक्सेसफुल हुआ, 10 जगह हुआ, फिर हम लोगों ने आज की डेट में 120 केंद्रों का ऐसे कायाकल्प कर चुके हैं और वहाँ पे डेफ़िनिटली लोगों को का भी मोराल बढ़ा है कि हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का बढ़ा है और डेफ़िनिटली बच्चों को तो बेहतर सीखने को मिल ही रहा है। तो एक छोटे से चीज़ से काफ़ी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो उस तरीके से भी हम लोगों ने अपने बिल्कुल ज़िले में एक साथी, छोटा बहुत बड़ा बदलाव आपने बच्चे का एडमिशन करा के और लोगों को संदेश दिया कि चीजें अगर करने का मन में हो और ठान ले हम, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है और लोगों को भी उसमें मोटिवेशन करके उसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जरूरतमंदों के लिए आपने बहुत काम किया, आपने तमाम प्रोजेक्ट बनाए हैं। उसमें बचपन प्रोजेक्ट है, पंचबद्री प्रसादम परियोजना है, प्रेरणा निशुल्क कोचिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो आते हैं बच्चों के लिए, तो ये क्या सोच के आते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ पे आपको, जिस जगह पे आप 2.5 साल से काम कर रही हैं, वहां पे सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? अगर समस्या की बात करें तो मुझे लगता है आज भी हमारी प्रॉब्ली जो एक बेसिक समस्या रोड्स की थोड़ी-सी है और क्योंकि आपदा प्रोन भी है और शुरू में बस डेफ़िनेटली डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पहले 20-22 किलोमीटर के गाँव थे, अब उनमें 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा बदलाव है। लेकिन अभी भी 10 किलोमीटर चलना पड़ता है अगर किसी को, तो वो अभी एक दिक्कत भी है। इस तरीके से छोटी-छोटी ये एक समस्या मुझे लगती है। सेकंड कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड वो तो इनबिल्ट ही है कि अगर हमारा थोड़ा ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है, हिल्स हैं या जी। फिर जो एग्रीकल्चर का जो चीज़ बड़े खेतों में हो पाता है, वो छोटे खेतों में मैकेनाइजेशन डिफिकल्ट होता है। तो ये सब तो थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन उसको भी हम ओवरकम भी कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर हमारा हिली टेरेन है तो उसके नुकसान अगर है तो अपना फ़ायदा भी है। हमारे यहाँ जड़ी-बूटी जितनी हो सकती है और जिस रेट पे हो सकती है, क्योंकि जड़ी-बूटी एक बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप है। और यहीं से कहते हैं कि संजीवनी बूटी भी लेकर गए थे हनुमान जी। तो ये और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारे ऐसे जड़ी-बूटी, कुटकी, लेमन ग्रास, डेमस्क रोज़, इस तरीके की बहुत ही हाई वैल्यू चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। तो हम अगर उसको उगाएँ, हम अपने थोड़े क्रॉप पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज करें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है और हो रहा है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, कई लोग हल्दी उगा रहे हैं और ऐसे हाई वैल्यू डेमस्क रोज़ उगा रहे हैं, जिसके हम लोग रोज़ वाटर, ये पंचबद्री प्रसाद जैसे आपने बताया, उसमें भी बेच रहे हैं। तो कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी है, वो हर जगह होती है। मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल। एंड थ्रेट्स, ये सबके साथ अटैच्ड हैं। तो अगर उसकी कुछ नेगेटिव्स हैं तो उसके डेफिनिटली पॉजिटिव्स भी हैं। तो जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं और एक गायक को भी आपने राज्य स्तर पे जो है एक पहचान बनाने का मौका दिया है, तो आपका एरिया टूरिज्म से रिलेटेड है, काफी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। तो टूरिज्म को लेकर आपने क्या काम किए, ये मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि टूरिज्म जो है रीढ़ की हड्डी अगर कही जाती है बेसिकली उत्तराखंड की। यहाँ टूरिज्म और लाइवलीहुड बहुत ही मतलब यहाँ लिंक्ड है, क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा तभी वही हमारा मेन एक तरीके से इकोनॉमी का बैकबोन है टूरिज्म। तो हम केवल अकेले टूरिज्म को भी डेवलप करेंगे तो भी बहुत ज्यादा शायद फायदा ना हो, तो इसलिए हमें लाइवलीहुड और टूरिज्म दोनों का साथ साथ प्रमोशन करना है, क्योंकि टूरिस्ट आए और वो यहाँ पे ज्यादा दिन रुके और यहाँ से ज्यादा चीजें खरीदे। मतलब ये सब कुछ जब साथ होगा तब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। वो अगर आया और बद्रीनाथ जाके वापस लौट गया सेम डे में या हेली से, तो उतना प्रोबेबली यहाँ नहीं रुका, तो हमारा उतना फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने टूरिज्म के लिए कुछ नए डेस्टिनेशन भी, क्योंकि बद्रीनाथ जी तो आते ही हैं लोग, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा वो और पहले भी रुक जाएं, एक दिन एक्स्ट्रा रुके वहां पे, फिर रुकेंगे तो रुकने का, फिर खाने पीने का, कुछ चीजें खरीदने का, इसका भी अवसर वहां के आसपास के लोगों के लिए क्रिएट होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ नए डेस्टिनेशंस बनाने का प्रयास किया, जैसे जिलासू लंगासू को कंबाइन करके हम लोगों ने एक आयुर्वेदा विलेज, हम लोग काफ़ी चीज़ें उसमें हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी आगे होनी भी बाकी हैं। तो उसमें जैसे रिवर बीच बनाया है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमारा पंचकर्मा हॉल्स हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया कि हर्ब्स वगैरह का काफ़ी अच्छा है। तो ये जो एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो पंचकर्मा वगैरह के लिए वहाँ पे हॉल्स बनाए हैं, मेडिटेशन हॉल्स बनाए हैं, कुछ वहाँ ग्रामीण हाट बनाए हैं, एक होम स्टे
भी स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसको भी बनवाया हम लोगों ने, बाकली होम स्टे। उसमें से भी महिलाओं की काफी आमदनी हो रही है, लोकल फूड भी वो सर्व कर पा रही है। तो इस तरीके का एक पूरा प्रोजेक्ट, एक नया होम स्टे, एक नया डेस्टिनेशन डेवलप करने का प्रयास किया है। इसी तरह से दुर्मी ताल, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसका बीड़ा उठाया, तो हम लोगों ने भी उसे सपोर्ट किया कि दुर्मी जी ताल एक बहुत पुराना ताल था, उसके अराउंड में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने एडवेंचर कैंप का शुरुआत किया है, जहाँ पे कुछ हमारे कैंपिंग साइट्स होंगे, कुछ कैंप्स होंगे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, जैसे ये फ्लाइंग फॉक्स हो गया, ये रॉक क्लाइंबिंग छोटे मोटे हो गए, या फिर वो टायर पे चढ़ने वाला कुछ चीजें इस तरीके से हमारी वो परमानेंट रहें। ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन के लिए रहें और फिर उसके बाद हट जाए। तो रिवर क्रॉसिंग वगैरह वहाँ पे उसका सेटअप किया गया, साथ में वहाँ बॉन फायर वगैरह की पूरी अरेंजमेंट की जा रही है। तो एक वो कैंपिंग साइट या फिर वो एडवेंचर पार्क के रूप में डेवलप हो सके, इसका भी हम लोगों ने प्रयास किया। बाकी प्रचार प्रसार के लिए, और हाँ, जैसे ये बद्री गाय का घी वगैरह, ये भी साथ साथ ही उसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि कोई, वैसे तो इसको अमेज़न पे भी लॉन्च किया गया, लेकिन टूरिस्ट भी आए तो उनको भी ये यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं चमोली के, वो भी साथ-साथ मिल सके। इसके बाद जो हमारे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग साइट्स हैं, अच्छे डेस्टिनेशन है, जैसे औली वगैरह है, तो वहाँ पे पार्किंग की थोड़ी समस्या होती है, उसको हम लोग अब और बढ़ा रहे हैं। या वॉशरूम्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें और ज़्यादा पर्यटकों के लिए सुविधाएँ जी जी वगैरह देने का किया जा रहा है। बैरांगना मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो कॉफी टेबल बुक वगैरह के माध्यम से, या जो हमारे साइनेजेस हैं, इनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कुछ टूरिज्म सेंटर्स को बहुत अच्छा विकसित किया जा रहा है। छोटे छोटे कुछ पार्क्स, जैसे वेस्ट टू वंडर पार्क हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, कि कोई अगर इधर से पास हो रहा है तो उसको एक वो भी लगे कि वहां पे भी हम आधा घंटा रुक कर और एक ये नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पूरे जिले में, राफ्टिंग वगैरह भी शुरू की गई थी। गौचर मेले में भी हम लोग को लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने जिले को मार्केट करने की, यहाँ के प्रोडक्ट्स को, यहाँ के डेस्टिनेशंस को और पूरे जिले को मार्केट करने की। तो गौचर मेला इस बार तो खैर कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 2 सालों में हम लोगों ने यही प्रयास किया कि वो पूरे नेशनल लेवल का एटलीस्ट वो एक फेस्टिवल बने, जिससे हमारा टूरिज्म और ज्यादा बढ़ सके। तो स्वाति, अभी वक्त ज्यादा हो चुका है और सवाल बहुत सारे हैं। हम फिर किसी दिन आपसे फिर जनता को जोड़ेंगे और पब्लिक को जोड़ेंगे। और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया आपने और इनिशिएट टॉक में। और आपके लिए तमाम दर्शकों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं और वो भी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। इसी तरीके से आप काम करते रहें आगे और जनता के बीच आप अपनी जो है चीजों को और आगे बढ़ाते रहें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बिल्कुल टाइम का 30 मिनट्स को 32 मिनट्स पे खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। एंड ये काफी मुझे लगता है कि बहुत ही ओपन और बहुत ही मैंने आराम से इसमें एक दिल खोल कर जो कहते हैं बात करना, तो वो काफी मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी से ड्राइंग रूम चैट कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थी स्वाति भदौरिया, जानी मानी महिला आईएएस अधिकारी, जो जनता के बीच जाकर उनके साथ जुड़कर उनकी नस नस को समझ रही हैं और उनके लिए खुलकर काम कर रही हैं। और उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया स्पेशल टॉक में। आज के लिए बस इतना ही। फिर से किसी नई हस्ती के साथ, किसी नए इंसान के साथ, एक ऐसा शख्स जो जमीन से जुड़कर आसमान पे जाने की ख्वाब रखता है, एक ऐसा शख्स जो जमीन पर काम करते हुए लोगों को आसमान तक पहुंचाने की कुव्वत रखता है। ऐसी ही तमाम शख्सियतों से हमारे इस खास प्रोग्राम द इंस्पिरेशनल टॉक में हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।